जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आपका छठा चैप्टर तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम उसके अंदर तृतीयक क्रियाकलापों को अच्छे से समझ लेंगे। आज की इस क्लास में हम व्यापार, परिवहन और संचार की जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यापार और वाणिज्य से। पहला प्रश्न यही बन जाता है भी व्यापार यानी ट्रेड कहते किसे हैं। तो देखिए, वस्तुओं को खरीदना और बेचना यह कहलाता है व्यापार, क्रय और विक्रय करना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है लाभ कमाना, बेनिफिट उठाने के लिए यह काम किया जाता है। और ये काम जहां पर किया जाता है उसे हम बाजार या फिर व्यापारिक केंद्र है वो कहते हैं। और ये व्यापारिक केंद्र हैं वो हमारे लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक होते हैं। लोकल से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक है ये मार्केट है वो स्थापित रहते हैं। अब बात आती है व्यापारिक केंद्र। अब एक एक एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो दो प्रमुख क्षेत्र बन जाते हैं। ये काम या तो होता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, जहां पर ग्रामीण विपणन केंद्र है वो स्थापित हो जाते हैं, और शहरों की बात करें तो वहां पर हो जाते हैं नगरीय विपणन केंद्र। तो गांवों और शहरों की बात करेंगे, और इन दोनों ही जगह पर व्यापार किस प्रकार का होता है उसके नेचर के अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग होता है दो प्रकार का व्यापार, एक होता है थोक व्यापार तो दूसरा होता है फुटकर व्यापार। तो व्यापार की परिभाषा हो गई, व्यापार के उद्देश्य हो गए, उसके बाद व्यापार से जुड़ी हुई चार महत्वपूर्ण बातें हम समझेंगे। एक तो ग्रामीण विपणन केंद्र, नगरीय, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। अब चाहें तो नोट्स फॉर्म में इस डायग्राम को भी आप बना सकते हैं। अब एक एक करके अब इनको हम अच्छे से समझेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ग्रामीण क्षेत्र से। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम जो चीज खरीदने जाते हैं, जिस दुकान पर ही जाते हैं, और कई बार तो आप देखते हो हमारे गली मोहल्ले के अंदर खुद ही बेचने वाले आ जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। और इंग्लिश में कहा जाता है इसे रूरल मार्केटिंग सेंटर यानी RMC कहा जाता है। अब ये कहां स्थापित है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं, यानी ये इनकी सारी प्रमुख विशेषताएं हम समझ लेंगे। और दैनिक जीवन में अपने आसपास जो हम देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको समझना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में लिखना होता है। और यहां पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं हैं वो सुविकसित नहीं होती। सिटी की तरह कोई ज्यादा हाई फाई चीजें हैं वो यहां पर नहीं मिलती है। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण के केंद्र होते हैं। कई गांवों के अंदर तो आसपास जो चीजें मिलती है, कोई सब्जी सामान मिलता है, वहां से इकट्ठा कर लिया जाता है एक शॉप पर और वहां से लोगों को वो बेच दिया जाता है। वहीं कई गांव जो थोड़े विकसित हो जाते हैं, ऐसे समझिए भी कोई टाउन या कस्बा बन जाता है, तो वहां पर इस प्रकार की जो सेवाएं हम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे थे उनसे थोड़ा सा लेवल है वहां पर बढ़ जाता है। और ऐसी सुविधाओं को कहा जाता है अर्ध नगरीय केंद्र कहा जाता है। अर्ध नगरीय केंद्र यानी बड़ा जो टाउन बन जाता है, वहां पर गांव के जो लोग होते हैं उनके अधिक मांग वाली जो वस्तु होती है, कोई सेवा होती है, वो भी वहां पर मिल जाती है। वस्तुएं तो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, सेवाओं का मतलब हो सकता है वहां पर डाकघर स्थापित हो जाए, हो सकता है कोई छोटा बैंक है वो स्थापित हो जाए, कोई स्कूल स्थापित हो जाए, कोई हॉस्पिटल है सरकारी वो वहां पर स्थापित हो जाए, तो वो सारी सर्विसेज वहां पर हमें मिल सकती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में वो इलाका जहां पर डेली बाजार है वो नहीं लगता, तो वहां पर क्या किया जाता है, आवश्यकता के अनुसार वहां पर वीकली या फिर 15 दिन से पाक्षिक या मंथली बाजार है वो स्थापित करते हैं लोग। कोई शहर के लोग या अर्ध जो नगरीय जो केंद्र होते हैं वहां के व्यापारी आते हैं, या पर्टिकुलर ऐसा काम करने वाले लोग
जहां डेली बाजार नहीं होता वहां पर वीकली या मंथली आकर बाजार स्थापित करते हैं। और इस प्रकार का बाजार जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होता है तो उसे कहा जाता है आवधिक बाजार, यानी पीरियोडिक मार्केट है वो कहा जाता है। तो एक अच्छा छोटा प्रश्न ये भी निकल जाता है भी पीरियोडिक मार्केट है वो किसे कहा जाता है। और ये बाजार अब आप समझ गए किसी निश्चित तारीख को ही लगेगा और उस दिन उस ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के लोग वहां पर आएंगे और अपनी जरूरत की चीजों को परचेज करके है वो चले जाएंगे। अब वही जो ये बाजार जिन लोगों ने लगाया है वो उस वहां से अपने बाजार को उठाएंगे दुकानों को और किसी दूसरे गांव में चले जाएंगे, फिर तीसरे में चले जाएंगे, फिर चौथे में चले जाएंगे। कुल मिलाकर ये 6-12 महीने बिजी ही रहते हैं। तो ये बाजार एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं और इस प्रकार सभी दुकानदार है वो बिजी रहते हैं और एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर है वो सेवा प्रदान करते हैं। और नहीं तो आपने देखा होगा सिटी के अंदर जैसे मेला लगता है उस मेले में बहुत सारी स्टॉल है वो लगती है। आप कभी उनसे पूछना, वो बहुत अलग अलग जगह से आए हुए लोग होते हैं और अपनी दुकानें इस प्रकार से स्थापित करते हैं और अपना माल बेचते हैं और अपनी जो दैनिक जीवन की जरूरतें हैं, इनकम का जो सोर्स है उसकी सहायता से दैनिक जीवन की जो जरूरत है वो पूरी कर लेते हैं। तो ग्रामीण विपणन केंद्र से जुड़ी हुई ये सारी प्रमुख विशेषताएं आ गई और जिसके अंदर हमने पीरियोडिक मार्केट के बारे में भी ये चीजें अच्छे से समझ ली। चलिए अब बात करते हैं सिटी की तरफ से, यानी जो हमारा अर्बन एरिया है, अर्बन मार्केटिंग सेंटर यूएमसी की बात करेंगे। नगरीय क्षेत्रों में आपको पता है जो बड़े शहर है, महानगर जो है, वहां पर साधारण चीजें तो जो गांव में मिल जाती है वो वहीं पर भी मिल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर विशिष्ट वस्तुएं और जो सेवाएं हैं वो आपको मिल जाती है। जो सुविधाएं आपको गांव में नहीं मिलती वो बड़े शहरों के अंदर आपको अच्छे से मिल जाती है। और हमें यह भी पता है यहाँ पर जो बाजार होते हैं वो परमानेंट होते हैं और डेली खुलते हैं। हाँ, ये हो जाता है कि वीकली एक छुट्टी है वो रख ली जाती है, जैसे इंडिया में संडे को मार्केट है वो ज्यादातर जगह पर बंद रहता है, फिर भी कुछ शॉप है वो खुली मिल जाती है। तो ये स्थायी बाजार होते हैं और डेली वहां पर जो चीजें हैं वो बेची और खरीदी जाती हैं। और इसके अंतर्गत जो फैक्ट्री के जो सामान है वो तो अपने को मिलता ही मिलता है, साथ में बहुत सी सेवाएं भी उपलब्ध होती है। वहां पर आपको टीचर यानी स्कूल मिल जाएंगे, वकील, डॉक्टर, आपको गाइडेंस देने वाले बैंक, बीमा, हॉस्पिटल, पशु हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे, आपको इंसान वाले हॉस्पिटल है वो मिल जाएंगे, पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। सारी प्रकार की सुविधाएं हैं वो आपको इन नगरीय क्षेत्रों के अंदर मिल जाती है। तो ये क्या है? ये हमारे लिए सेवाएं हैं, सर्विसेज है जो कि तृतीय क्रियाकलापों के अंदर शामिल रहती है। तो ये हो गए अपने ग्रामीण और नगरीय मार्केटिंग सेंटर की बात। चलिए अब हमने कहा था ना व्यापार की नेचर के अकॉर्डिंग ये दो प्रकार हमने बनाए, एक थोक और दूसरा जो फुटकर व्यापार है। अब एक एक करके उनको जान ले। सबसे पहले बात करें थोक यानी होलसेल में जो व्यापार होता है। अब आप समझते हो होलसेल यानी सीधी सी बात जो बड़ी मात्रा में जहां चीजें खरीदी जाती है, बड़ी मात्रा में वस्तुओं का व्यापार यानी क्रय विक्रय है वो ये व्यापारी लोग है वो करते हैं, बड़े लेवल पर लेते हैं। और थोक व्यापारी है ये सीधे विनिर्माताओं से यानी फैक्ट्री से ही सीधा माल उठाते हैं और ये बिचौलियों के माध्यम से जो एजेंट होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, उनकी सहायता से भी माल खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को सामान्यतः ये माल है वो नहीं बेचते, क्योंकि और कंज्यूमर कहां से लेता है? वो फुटकर व्यापारियों के माध्यम से ही लेता है। आप यहां समझिए, एक डायग्राम से इसको समझिए, क्लियर हो जाएगी। ट्रेड का जो व्यापार की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये देखिए यहां पर एक फैक्ट्री है जिसमें कोई भी सामान बन रहा है, चाहे जूते बन रहे हैं, चप्पल बन रहे हैं, कोई खाने का सामान बन रहा है। यहां से क्या होगा? होलसेलर जो होगा यानी थोक व्यापार वाला व्यक्ति जो होगा, व्यापारी होगा, वो यहां से डायरेक्ट माल खरीद लेगा। ये खुद फोन करके इससे माल मंगवा ले, अपनी डीलिंग कर लेगा, या फिर किसी एजेंट के माध्यम से या सप्लायर के माध्यम से भी
ये माल है वो खरीद लेता है। और इस होलसेलर से फिर आगे रिटेलर, जिस दुकान से हम सामान खरीदते हैं ना, वो रिटेल शॉप होती है, फुटकर व्यापारी होता है। तो ये रिटेलर है वो होलसेलर से माल खरीद लेता है, खुद जाकर बात कर ले, और चाहे वही एजेंट के माध्यम से या सप्लायर के माध्यम से माल है वो मंगवा लेता है। और यहां रिटेलर से माल खरीदता है फिर कंज्यूमर, यानी हम लोग हैं वो इससे चीजें हैं वो खरीदते हैं। तो फैक्ट्री से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कौन खरीद लेता है? कंज्यूमर है वो खरीद लेता है। तो इस प्रकार से डायग्राम भी आप अपने इस नोट्स के अंदर ये बना सकते हो। और ये जो होलसेलर होते हैं ये इन रिटेलरों को उधार में भी सामान दे देते हैं, पर डे का या वीकली या मंथली के हिसाब से। ठीक है, आप माल बेचिए, क्योंकि इनको पता है भैया ये रिटेलर ही तो कंज्यूमर को माल बेचते हैं, अगर हमने इनको माल नहीं दिया तो ये माल खरीदेंगे नहीं। तो रिटेलर का ज्यादातर काम है वो होलसेलर के ऊपर ही डिपेंड है, वो करता है, होलसेलर ही इनको सपोर्ट करता है, तब ये बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। और रिटेलर यानी जिस शॉप पर हम जाते हैं वहां से हमें सामान है वो मिल जाता है। तो समझ गए, थोक, होलसेल यानी बड़ी मात्रा में यहां है वो कंपनी से चीजें खरीदी जाती है और आगे रिटेलर को बेची जाती है। अब आता है जी फुटकर व्यापार, जिसको हमने अभी कहा रिटेल ट्रेड की बात होती है। रिटेलर जो होते हैं ये थोक की तरह बड़ी मात्रा में माल नहीं रखते, ये उस जहां जितने उसके कंज्यूमर है या जो एरियाज है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, और उसको लगता है भी इतना माल मेरा मंथली या वीकली बिक जाता है, उस हिसाब से छोटी मात्रा में ही ये वस्तुओं का व्यापार है वो करता है। और सीधा किसको बेचता है? ये कंज्यूमर्स को बेचता है, उपभोक्ताओं को बेचता है। सीधी सी बात आप ऐसे समझिए, फुटकर व्यापारी है वो अपनी दुकान से डायरेक्ट कंज्यूमर को माल बेचता है। इसके साथ साथ फुटकर व्यापार का काम है वो बिना स्टोर वाली बिक्री का भी मिलता है आपको, भंडार रहित बिक्री भी इसके अंदर होती है। और तीसरा टाइप है वो भंडार सहित बिक्री है, जो आजकल ये ज्यादा चलता है। भंडार यानी स्टोर सहित बिक्री, इसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, उपभोक्ता सहकारी भंडार, दूसरा डिपार्टमेंटल स्टोर, और तीसरा आता है चेन स्टोर। तो इसका मतलब अब हम इस फुटकर व्यापार में इन्हीं चीजों को समझने जा रहे हैं। तो ये डायग्राम भी आपकी ये मेन जो चीजें हैं ये भी आपको चीज को याद रखने में बहुत ही हेल्प है वो करेगी। तो फुटकर व्यापारी छोटी मात्रा में व्यापार करता है, किसको बेचता है? डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है। और कहां पर बेचता है? इसकी कोई निश्चित दुकान होती है या कोई भी स्टोर होता है, वहां से अपने माल को बेचता है। तो ये तो हो गई तीन सामान्य बात, जैसे हमने कहा ना अभी दुकान से बेचता है उससे जुड़ी हुई। फिर हमने, और ये आपको पता है कुछ थोड़ा बहुत भंडार तो रखते हैं, होलसेलर की तरह डिटेल बहुत ज्यादा मात्रा में ये स्टोरेज नहीं करते, लेकिन वीकली या मंथली के हिसाब से जो इसकी एरिया की डिमांड रहती है उसके अकॉर्डिंग तो स्टोर करते ही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर को माल बेचते हैं लेकिन स्टोरेज नहीं करते, जैसे फेरी वाला अपनी गली मोहल्ले में जो फेरी लगाने आता है, रेडी वाला हो गया, ट्रक हो गया, डोर टू डोर हो गया, डाक आदेश यानी टेलीफोन से या ईमेल करके कोई माल मंगवाया जाता है, और जो बिक्री मशीनें होती है या इंटरनेट से है, ये सारी सुविधाएं जो हैं ये फुटकर बिक्री के भंडार रहित है, ये स्टोरेज नहीं करते। अब रेडी वाला क्या करता है? सब्जी बेचने गली के अंदर आ गया तो वो सुबह जाएगा सब्जी मंडी, वहां से उसको लगता है भी पूरे दिन में मैं इतनी बेच लूंगा, इतनी डिमांड है मेरे जिस एरिया में मैं जाऊंगा, उतनी ही लेता है और घूम फिर के सारी बेच देता है। थोड़ी बहुत बच जाती है तो रात को अंतिम टाइम में सस्ती करके वो भी बेच देता है। तो ये स्टोरेज नहीं रखता, इसको पता है स्टोरेज के लिए इसके पास सुविधा नहीं है, और अगले दिन तक वो सब्जी या कोई खाने की चीज है तो वो खराब हो जाएगी। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ध्यान रख लीजिएगा, ये भंडार रहित बिना स्टोर के फुटकर व्यापारी है, ये रिटेलर है, यानी जो कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचता है उसको रिटेलर कहा जाता है। अब आती है तीसरी बात, भंडार सहित बिक्री। आजकल फुटकर व्यापारी भी थोड़े से शाने हो गए हैं, ये माल का स्टोरेज रखने भी लग गए हैं
और डायरेक्ट उपभोक्ताओं को माल बेचने भी लग गए हैं, यानी दोनों ही कुछ कुछ होलसेल वाला काम भी करने लग गए हैं। वो सारी बातें आती है भंडार सहित बिक्री में। तो इस प्रकार स्टोरेज के अपने 3 टाइप्स हो जाते हैं और एक एक करके उनको देख लेते हैं। पहला है उपभोक्ता सहकारी भंडार। इस फुटकर व्यापार के अंदर बड़े स्तर पर सबसे पहले जो ये इनोवेशन, जो नवाचार आया था, वो इसी कम्युनिटी ने, उपभोक्ता सहकारी जो कम्युनिटी समुदाय है, वो लेकर आया था। इसमें क्या होता है, जो सहकारी की शब्द की बात समझ लें, इसमें क्या होता है, 8-10 जो लोग होते हैं वो मिलकर अपनी एक संस्था बना लेते हैं और उस संस्था का फिर जिस भी स्टेट या सेंटर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके सोसाइटी एक्ट के तहत अपनी उस संस्था का ये रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेते हैं और उसके बाद में ये उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को डायरेक्ट माल है वो बेचते हैं। और ये जो संगठन होता है, ये माल या तो डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री से, या फिर थोक विक्रेता जो होते हैं उससे माल खरीद लेते हैं और कंज्यूमर को माल है वो बेचते हैं। तो समझ गए ना, उपभोक्ता सहकारी भंडार। तो ये 8-10 लोग मिलकर इसमें व्यापार करते हैं। एक चीज यहां मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, गवर्नमेंट की भी, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, गरीबों के उत्थान के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाता है, जिसमें आपने सुना होगा एक नाम, आप जरूर इसको समझ सकते हो लिखते ही, पीडीएस। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम यानी सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सुना है ना ये नाम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये काम यानी इस प्रकार का काम है वो गवर्नमेंट खुद भी करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें क्या किया जाता है, इसमें आम आदमी की, गरीब आदमी की जरूरत की जो चीजें होती है, विशेषकर खाद्यान्न से जुड़ी हुई, डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो चीजें होती है, वो उचित मूल्य पर उसके गांव में या सिटी के अंदर, मोहल्ले में है, वो उपलब्ध करवा दी जाती है। जैसे गेहूं, सस्ती दर पर आपको गेहूं मिल जाता है, वहां चावल मिल जाता है, चीनी मिल जाती है, तेल मिल जाता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीज होती है वो मिल जाती है। तो ये भी क्या है, वो एक स्टोरेज है, एक सिस्टम है। आपने गांव में देखा होगा, जब भी आप जो बीपीएल, एपीएल जो कार्ड बने हुए हैं, वो जो सामान लेकर आते हो ना, वो यही प्रणाली होती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। केंद्र के अंदर बात करें तो भारतीय खाद्य निगम जो होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, एफसीआई वही है जो किसानों से उनका खाद्यान्न, जो अनाज है वो परचेज करता है और फिर सरकार के आदेश से इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को वो खाद्यान्न है वो उपलब्ध करवाता है। तो सरकार भी एक तरीके से यहां एक फुटकर व्यापारी की तरह काम है वो करती है। तो समझ गए, एक हो गया अपना उपभोक्ता सहकारी भंडार। चलिए अब बात करते हैं दूसरे की, और वो है विभागीय भंडार। इंग्लिश में आसान रहेगा आपके लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर यानी ये एक बड़ी दुकान होती है। डिपार्टमेंटल स्टोर एक बड़ी दुकान। अब आप आसानी से एक शब्द बोल रहा हूं उससे समझ जाएंगे। मॉल, मॉल की बात करें या शोरूम उसकी बात करें, एक बड़ी दुकान होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजें आपको एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाती है। एक मॉल में, एक शॉपिंग मॉल में गए, वहां पर आपके जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें एक जगह ही आपको मिल जाती है। अलग अलग दुकानों पर जाने की आवश्यकता है वो आपको नहीं रहती। और इन स्टोरेज के अंदर विभिन्न कंपनियों की चीजें हैं वो मिल जाती है। और आजकल तो पता है आपको, एक ही कंपनी के भी आपको जो शोरूम है वो मिल जाएंगे और अलग अलग मिक्स कंपनियों के शोरूम है वो भी आपको मिल जाएंगे। इन डिपार्टमेंटल स्टोरों पर भी कंट्रोलिंग के लिए पूरा एक मैनेजमेंट का सिस्टम है वो काम करता है। आप कभी शोरूम में गए हो तो गेट में एंट्री से लेकर सारी चीजें वापस आने तक बिलिंग का एक पूरा मैनेजिंग सिस्टम है वो वहां पर काम है वो करता है। तो इससे कितने लोगों को वहां पर रोजगार है वो भी मिल जाता है।
तो ये समझ गए, ये डिपार्टमेंटल स्टोर एक तरीके से थोक और खुदरा बिक्री, ये तो आपको पहले ही मैंने बता दिया भी। भंडार सहित, एक रहित होता है एक सहित, भंडार सहित जो फुटकर बिक्री वाला जो काम होता है उसमें थोक और खुदरे वाला दोनों ही काम आपको देखने को मिलते हैं। तीसरी चेन आती है इसमें श्रृंखला भंडार, या जिसको चेन स्टोर कहा जाता है। जब व्यक्ति एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता है तो उसका अनुभव बढ़ जाता है और फिर वो क्या करता है, इसकी बहुत सी ब्रांचेज है वो खोल लेता है, एक ही शहर में या कई शहरों के अंदर अपनी ब्रांचेज है वो खोल लेता है। तो एक भंडार चलाने के अनुभवों को अन्य भंडार पर लागू करके अनेक जगह अपने व्यापारिक मॉल है वो ही चलाना, वो कहलाता है चेन स्टोर कहलाता है। और ये अपने काम के लिए कुशल विशेषज्ञ है वो रखते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। ये अपने कार्यों के लिए कुशल विशेषज्ञ रखते हैं और अपने ही निर्देश पर ये डायरेक्ट वस्तुओं का निर्माण भी करा लेते हैं। यानी जब इनके बहुत सारे स्टोरेज है तो इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, तो ये डायरेक्ट क्या करते हैं, ये डायरेक्ट है वो कंपनी से बात करके अपनी जरूरत की चीजें निर्माण करवा के और अपने स्टोर पर है वो मंगवा लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको बेचते रहते हैं। और यहां से सस्ती दर पर व्यापारी है वो भी माल खरीदते हैं, और कोई दूसरा रिटेलर आता है तो उसको भी थोड़ा सा रियायत रेट के ऊपर, क्योंकि वो तो थोक में माल उठाता है तो उसको भी ये थोड़ा सस्ते में माल है वो दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया अपना कौन सा व्यापार, फुटकर जो थोक व्यापार और फुटकर व्यापार है वो अपने यहां क्लियर हो जाते हैं। अब बात आती है अगला जो तृतीय क्रियाकलाप ट्रांसपोर्ट, परिवहन की हम बात करें। परिवहन, जिसमें किसका परिवहन करना है, यात्रियों का और माल का, यानी पैसेंजर सर्विस और कार्गो सर्विस की बात इसके अंदर होती है। और किन के माध्यम से होती है, जल परिवहन, स्थल परिवहन। स्थल परिवहन का मतलब हो गया सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, उनके माध्यम से, और वायु परिवहन की माध्यम सेवा के माध्यम से यात्रियों को और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो अब क्योंकि वैसे आप देखिए परिवहन और व्यापार का विस्तृत अपना चैप्टर भी है, अगला जो 2 चैप्टर हैं वो इसके बारे में और डिटेल है। यहां पर हम उनसे जुड़े हुए सामान्य बातें जो बेसिक चीजें हैं वो समझ रहे हैं। तो सबसे पहले वही परिभाषा हो गई भी ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। परिवहन एक ऐसी सेवा या सुविधा है जिससे व्यक्तियों को या फिर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। आपको पता है मानव गतिशील है, एक ही जगह नहीं पड़ा रहता, उसे दैनिक जीवन के अंदर बहुत कुछ करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, क्योंकि इंसान क्या है, गतिशील है, गतिशील है। तो उसकी इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही ये परिवहन भी एक क्या है, एक प्रकार का संगठित उद्योग है। और आधुनिक समाज के अंदर आज के इस मॉडर्न टाइम में बात करें तो उत्पादन की बात ले लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लो, या उपभोग के अंदर सहायता देने के लिए बहुत जल्दी परिवहन की अच्छी सुविधा की आवश्यकता होती है। और इस परिवहन पर ही वस्तु का रेट डिपेंड करता है। अगर बहुत दूर से माल आया, दूरी ज्यादा है, तो इसका मतलब वो महंगी मिलेगी। आपके शहर गांव के पास ही चीज बन रही है तो सीधी सी बात है वो क्या मिलेगी, सस्ती मिलेगी। तो इसका मतलब एक चीज यहां पर और आ जाती है, वो है भी परिवहन साधन का जब हम चयन करें, भी हमें माल जो तैयार है, जैसे फैक्ट्री में कोई माल बना हुआ है, वो होलसेलर उठाना चाहता है या होलसेलर से रिटेलर माल उठाना चाहता है, तो किस परिवहन साधन का चयन करे, उसमें वो किन बातों का ध्यान रखता है। तो उसके लिए उसे 3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। दूरी कितनी है, दूसरा टाइम कितना लगता है, और तीसरा खर्चा यानी लागत कितनी आती है। तो परिवहन साधन का चयन करते समय ये 3 बातें हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब एक एक करके इनको भी जान लें, छोटे छोटी बातें हैं। सबसे पहले परिवहन दूरी या किलोमीटर दूरी, जहां से माल मंगवा रहे हो और जहां पर आ रहा है, दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी को ही परिवहन दूरी कहा जाता है, और जिसको हम
किलोमीटर में नापते हैं और किसी वस्तु के परिवहन का खर्च है वो दूरी के अनुसार बढ़ता है, ये हमें पता है, सामान्य सी बात है। दूसरा आता है परिवहन समय। उस दूरी को या उस एक मार्ग की जो यात्रा है उसको पूरा करने में टाइम कितना लगता है, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा तो सीधी सी बात है ट्रक की या ट्रेन की और ड्राइवर की जो दिहाड़ी है वो बढ़ जाएगी, तो खर्चा और बढ़ जाएगा आपका, तो टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी चीज आती है इसके अंतर्गत लागत की बात करें तो इन सबको मिलाकर लागत हो गई। भी किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में जितना खर्च होता है उसे परिवहन लागत कहते हैं। तो इन तीन चीजों के आधार पर ही हमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा का चयन है वो करते हैं। और आगे चलकर हम और अच्छे से जानेंगे भी जल परिवहन है वो सबसे सस्ता साधन है। छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में कई बार कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, जल परिवहन है। 2 नंबर पे आता है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन का मतलब आगे आपके सड़क परिवहन आ गया इसके अंदर, और दूसरा आ गया रेल परिवहन, ये 2 नंबर पे आता है। और तीसरे स्थान पर आता है एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। और हमें यह भी पता है अच्छे से वायु परिवहन सबसे महंगा साधन है, तो जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। इनके हिसाब से अब कई बार अब सब चीजें डिसाइड करनी पड़ती है। हालांकि जल परिवहन से हो सकता है माल को पहुंचने में बहुत लंबा टाइम लगता है। अब भले ही टाइम लंबा लग रहा है, अगर उसमें हमारा खर्चा लागत कम आ रही है तो फिर हम इसको प्राथमिकता देंगे। तो चूज करना पड़ता है भी दूरी देखें, समय देखें या लागत देखें। मोस्टली ज्यादातर 2 चीजें ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण रहती है जब हम साधन चयन करते हैं, तो समय और जो लागत है इनके आधार पर हम डिसीजन करते हैं। यानी कोई भी व्यापारी है वो अपने माल को लाने के लिए या आगे बेचने के लिए डिसीजन करता है। चलिए चलते चलते एक छोटा प्रश्न भी बन जाता है कि मानचित्र पर जब समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, समकाल रेखाएं कहलाती है। अब कोई भी जैसे इंडिया का ये मैप है, यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम पीरियड इस प्रकार से जो सेम रेखाएं खींच देते हैं वो टाइम के हिसाब से खींची तो हमने उसको क्या कह दिया, समकाल रेखाएं। टेम्परेचर के हिसाब से खींचते हैं तो क्या कह देते हैं, समताप रेखाएं कह देते हैं। +1 के अंदर आप इस प्रकार की बहुत सी रेखाओं को जांचते हैं। तो समकाल रेखाएं यानी समान समय को मिलाने वाले जो बिंदु होते हैं वो समकाल बिंदु कहलाते हैं, और उनको इस प्रकार से मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, समकाल रेखाएं। ये बात अलग से डिब्बे में इसलिए लिखी, कई बार जो फिल इन द बैलेंस के रूप में या सिंपल परिभाषा के रूप में समकाल रेखाएं किसे कहते हैं पूछी जा सकती है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। सम यानी समान, काल यानी समय, तो समान समय को मिलाने वाली रेखा समकाल रेखा कहलाती है। लीजिए जी, अब ट्रांसपोर्ट की इतनी बात हो गई, अब हम ये समझें भी अगर विकसित जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो विकसित जो हमारा परिवहन सिस्टम होता है उससे जुड़े हुए कुछ शब्द हैं उनको भी जानिए। 3 चीजें हम पढ़ रहे हैं, जाल तंत्र यानी नेटवर्क, नोड और योजक। 1 सेकंड में याद हो जाएगी ये चीज। विकसित परिवहन व्यवस्था से विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, हिंदी में उसको जाल तंत्र कहते हैं। दैनिक जीवन में हम नेटवर्क ही बोलते हैं कि यार वहां जाते हैं ना, सड़कों का बहुत ही जाल बिछा हुआ है, नेटवर्क जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। सीधी सी बात है, कनेक्टिविटी है वो वहां पर वेल है, बहुत अच्छी एस्टेब्लिश्ड है। तो ये जो जाल तंत्र है ये नोड और योजक से मिलकर बना होता है, और एक विकसित जाल तंत्र में कई योजक होते हैं। तो सीधी सी बात, जाल तंत्र में नोड और योजक ये चीजें होती है। अब देखिए नोड क्या होता है, इस थ्योरी पे मत जाइए, सिंपल सी बात समझिए। जैसे ये एक बिंदु लगा दिया मैंने, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु यहां पर, ये एक बिंदु यहां लगा दिया, एक बिंदु यहां लगा दिया, कहीं भी लगा दो। अब आपको बताना चाहूं ये हर बिंदु क्या है, ये हर बिंदु आपका गांव हो सकता है, ये आपका शहर हो सकता है, ये वो जगह हो सकती है जहां से आप माल मंगवा रहे हो।
ठीक है। और ये वो जगह हो सकती है जहां पर आप माल, जहां से माल, जहां पर माल मंगवा रहे हो, ये वो जगहों के नाम है, जगह है ये, गांव, कस्बा, शहर या कोई इंडस्ट्री हो सकती है, उसकी बात हो रही है। और इनको मिलाने, इन बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो सड़कें हैं, चाहे सड़क है, चाहे रेल परिवहन है, यानी रेलवे लाइन जो बिछी हुई है, इन सबको कहा जाता है योजक। योजक। तो ये जो पॉइंट है ये तो आपके क्या हो गए, नोड। तो देखिए, नोड एक बिंदु है, यानी एक गांव है, एक शहर है, एक औद्योगिक केंद्र है, एक दुकान है, कुछ भी हो सकता है। एक रिटेलर की शॉप हो सकती है, एक होलसेलर की शॉप हो सकती है, एक फैक्ट्री हो सकती है, जो दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल हो सकता है, एक उद्गम बिंदु हो सकता है, एक गंतव्य बिंदु हो सकता है, या मार्ग के सहारे बना कोई बड़ा कस्बा हो सकता है जहां पर दो सड़कें मिलती है। सपोज करें यहां पर एक बड़ा शहर विकसित हो गया, ये हो सकता है। तो ये सारे नोड हो गए। अब आप समझ गए होंगे भी हमने यहां गांव या शहर शब्द क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फैक्ट्री भी तो हो सकती है जो कस्बे से बहुत ज्यादा दूर हो, तो इसलिए यहां पर नोड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है, प्रत्येक सड़क हो सकती है, रेलवे लाइन हो सकती है, वो क्या कहलाती है, योजक। तो जितने ज्यादा योजक होंगे, जाल होगा, वो जो एरिया है वो उतना ही जो डेवलप कहलाएगा, यानी ये सारा सिस्टम कहलाता है जाल तंत्र। तभी हमने लिखा एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं। हो सकता है यहां से भी सड़कें बन जाएं, यहां से भी सड़कें, यहां से भी सड़कें हैं वो बन जाए। तो इस प्रकार से जितनी ज्यादा योजक होंगे, सड़कें होंगे, जोड़ होंगे, लिंक होंगे, वो एरिया परिवहन की दृष्टि से उतना ही विकसित होता है। तो बड़ा ही इजी भी, नेटवर्क क्या है, नोड क्या है और योजक क्या है। बोर्ड में कई बार ये परिभाषाएं हैं वो पूछी गई है। आपको नोट्स फॉर्म में उतारना हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ में। चलिए अब बात करते हैं परिवहन को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारकों की बात। और यहां पर दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो डी और दूसरी आर। डी आर, डी यानी डिमांड और आर यानी रूट। डिमांड, तो जहां पब्लिक ज्यादा होगी, जनसंख्या जितनी ही ज्यादा होगी, तो परिवहन सुविधा की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, जो जनसंख्या का आकार है वो परिवहन की मांग को डिसाइड करता है। तो किस पर डिपेंड हो गया, एक मांग पर डिपेंड हो गया। दूसरा, रूट कौन सा है भैया, मार्ग कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं, नगरों, कस्बों, गांवों, कोई औद्योगिक केंद्र, फैक्ट्री, या उनके मध्य व्यापार का पैटर्न कैसा है, जिस इलाके से आप आ रहे हो वहां का जो लैंडस्लाइड क्या है, भूदृश्य कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, मार्ग की लंबाई कैसी है, यानी उस पर आने वाला खर्चा कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दो चीजें इसको प्रभावित करती है, डिमांड और रूट की बात हम यहां पर कर रहे हैं। चलिएगा, और अब पहुंच गए हम अंतिम तृतीय क्रियाकलाप पर, और वो है कम्युनिकेशन। संचार की बात हम कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती है, परिवहन के सारे साधन हो गए, बस, ट्रक, ट्रेन, जीप, एरोप्लेन, जो सारी चीजें हैं वो आ गई। दूसरा आपका दूर संचार, टेली कम्युनिकेशन आ जाता है। और तीसरा ऑडियो विजुअल एड्स, यानी रेडियो, टेलीविजन, श्रव्य यानी जिसे केवल देखा जा सकता है, दृश्य सुना जा सकता है, और दृश्य जिसे केवल देखा जा सकता है। और ऑडियो विजुअल दोनों की बात, जैसे अपना टीवी जिसे देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। तो ये सारी चीजें किसके अंदर शामिल रहती है, कम्युनिकेशन के अंदर रहती है। तो सबसे पहले यही बात आ जाएगी, संचार कहते किसे हैं। तो संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का आदान प्रदान शामिल रहता है। अब जैसे मैं आपको यहां से पढ़ाकर कोई बात बता रहा हूं, तो यह हमारा इस इंटरनेट के माध्यम से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। संचार, शब्दों, संदेशों, कोई भी
फैक्ट है, कोई विचार है, उसका आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। और परिवहन के ये जितने भी साधन हैं, ये सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। संचार पथ, इसलिए परिवहन के साधनों को कम्युनिकेशन में शामिल किया जाता है। एक गाना सुना होगा, कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी, तो किसके माध्यम से हो रहा था? कबूतर के माध्यम से संदेश पहुंचाई जाती थी। तो कम्युनिकेशन का माध्यम क्या रहता है? तो परिवहन के जो भी ये सभी जो रूप हैं, ये सारे संचार पथ है वो कहलाते हैं। और जहां परिवहन नेटवर्क विकसित होता है, वहां संचार का फैलाव भी आसान होता है। जैसे अभी हमने ट्रांसपोर्ट की बात की, तो सेम यही कम्युनिकेशन की बात है। अगर हमें टेलीफोन पे फोन से बात करनी है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के टावर लगे हुए होंगे पूरी दुनिया में, तो जल्दी से जल्दी बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट है वो हो सकते हैं। सेकंडों में इधर नंबर डायल हुआ नहीं कि उधर से हाँ हेलो क्या बात है। तो इसमें मोबाइल, टेलीफोन और उपग्रहों के विकास ने संचार के परिवहन से मुक्त भी कर दिया है। अब यहां तो हमने क्या कहा, भी परिवहन के सभी साधन संचार पथ है। आज भी हालांकि डाकिया डाक देने के लिए आता है, तो वो व्यक्ति भी संचार का माध्यम हो गया डाकिया। लेकिन जब से मोबाइल, टेलीफोन और सैटेलाइट का जो सिस्टम आया है, इसने हमारे परिवहन से, ट्रांसपोर्ट की अब इसके अंदर जरूरत है वो नहीं होती। तो परिवहन से, संचार को परिवहन से मुक्त करने वाले किन्हीं 2 या 3 साधनों के नाम बताओ। तो मोबाइल और टेलीफोन, जो सैटेलाइट है, क्योंकि रेडियो, टेलीविजन ये सारे किससे काम करते हैं? ये अपने ये मोबाइल, टेलीफोन, ये सब सैटेलाइट के माध्यम से तो ही सारे हैं वो काम करते हैं। तो इन सब ने परिवहन से हमें मुक्ति प्रदान कर दी है। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार, नाम से ही स्पष्ट है, दूर से ही बात हो जाए, विचारों का आदान प्रदान हो जाए, पास में जाने की जरूरत नहीं। तो टेलीफोन, मोबाइल है, ये दूर संचार की आजकल आधुनिक तकनीक है, और इसने बहुत तेजी से जो सूचनाएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है। तो दूर तक कम्युनिकेशन हो जाता है। और फिर आता है दूसरा, जन संचार। जन यानी मास मीडिया, बहुत ज्यादा लोगों तक जो संपर्क है, जो संदेशों का, तथ्यों का, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, उसके अंदर सहायक है। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, फिल्में हो गई, समाचार पत्र हो गया, अखबार यानी प्रिंट मीडिया हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, पत्रिकाएं हो गई, इंटरनेट हो गया, टेलीफोन, मोबाइल, ये सारे क्या हैं? ये सारे जन संचार के माध्यम हैं। यानी बहुत ज्यादा लोगों तक इससे सूचनाएं हैं वो पहुंचाई जा सकती है। समझ गए इस चीज को? तो ये सारे मास मीडिया के ही पार्ट्स हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा इनको जान ले। रेडियो, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, इसने पूरी दुनिया के लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं, इसलिए इसे जन संचार, ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। और इससे विज्ञापन और मनोरंजन में भी महत्वपूर्ण है। कोई भी फिल्म, समाचार, कुछ भी सुनिए, चाहे आप यूट्यूब पे सुनिए, चाहे आप टीवी पर सुनिए, रेडियो पर सुनिए, विज्ञापन आते हैं बीच में। उपग्रह जो संचार है वो पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने तो सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया दुनिया का। ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्रांति ला दी है पूरी दुनिया के अंदर। सारा सिस्टम, आप हम जो अब इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये किससे संभव है? ये इंटरनेट की सहायता से ही तो संभव है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हमने परिवहन को, व्यापार को और जो संचार है, ये तीनों ही सुविधाएं, जो सेवाएं हैं, ये तृतीयक क्रियाकलाप से जुड़ी हुई है, जिनको हमने अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो। और अब चलते चलते एक प्रश्न भी आपसे पूछना चाहूंगा, और प्रश्न ये है भी, आप मुझे ये बताइए भी, भंडार रहित फुटकर बिक्री के कोई 2 उदाहरण बता दीजिए। भंडार रहित फुटकर बिक्री के कोई 2 उदाहरण कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर किया करें। फिर मिलते हैं अगले इसी चैप्टर के जो चतुर्थ, पंचम और कुछ विशेष प्रकार की एक्टिविटीज और है, जो सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है,
उनको जानेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।